अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हबीब नियासी आपकी फिजिक्स के साथ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज अटैच्ड टू इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो देखते हैं, इसके दो केसेस आपकी बुक में हैं। हम इस लेक्चर में इसका एक फर्स्ट केस जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही उसी केस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू एंड्स ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। देखें जी, पहले इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। ये कंसीडर का पैराग्राफ शुरू में लिखना होता है, उसके बाद ये फिगर बनानी होती है। स्पेस कम होने की वजह से मैंने कंसिडरेशन वाला जो पैराग्राफ है वो लिखा नहीं है, बोलूँगा सही। Consider there are two bodies, body A and body B has been attached to two ends of inextensible string. मैंने वर्ड यूज किया है, क्या वर्ड यूज किया है? इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर खिंचाव नहीं पैदा होगा। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। Consider there are two bodies A and B attached to two ends of a string and string is passing over frictionless pulley. पुली फ्रिक्शनलेस है ताकि दोनों बॉडीज की जो मोशन है वो बगैर किसी रुकावट के इक्वल तरीके से मूव करें। इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने करना क्या है? हमने दो चीजें फाइंड करनी है। एक फाइंड करना है एक्सेलरेशन इन बॉडीज। एक्सेलरेशन इन बॉडीज यहां पे लिख लेता हूं। टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस में आएगा? मूव कौन करेगा? एक्सेलरेशन इन बॉडीज। बॉडीज मूव करेंगी। ठीक हो गया जी। और दूसरी जो चीज हमने फाइंड करनी है, ये पहली चीज होगी जो हम फाइंड करेंगे। दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है टू फाइंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन नहीं, टेंशन। एक्सटेंशन तो होनी ही नहीं है क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। टू फाइंड टेंशन। टेंशन इन स्ट्रिंग। ये दो काम हमने आज करने हैं। फिर कंसिडरेशन का पैराग्राफ मैं रिपीट करूंगा। कंसिडर देयर आर टू बॉडीज A एंड B ऑफ mass m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है तरतीब से। A का m1 है और B का m2 है। कंसिडर देयर आर टू बॉडीज A एंड B ऑफ mass m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली सो दैट m1 इज ग्रेटर देन m2। ये हमने सपोज किया हुआ है। रिपीट। कंसिडर देयर आर टू बॉडीज A and B of mass m1 and m2 attached with the two ends of inextensible string and string is passing over a frictionless pulley. Consideration का पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। So that mass m1 is greater than m2. अगर m1 ग्रेटर है m2 से तो यकीनन m1 नीचे की तरफ मूव करेगा और m2 ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये ऐसे मूव करेगा। अब आप मुझे बताएं कि m1 जल्दी नीचे मूव करेगा या m2 जल्दी ऊपर करेगा मूव? कौन सा जल्दी मूव करेगा? ऑब्वियसली अगर m1 नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन A से, फ्रिक्शनलेस पुली है, तो उसी एक्सेलरेशन से m2 ऊपर जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं, m1 नीचे जा रहा है और m2 कह रहा है भाई आप हो क्या हो, मैं बाद में आता हूं। ऐसा नहीं है। दोनों एक ही एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा और वो ऊपर जाएगा। ये बात तो हो गई क्लियर। ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ बॉडी अटैच्ड है मैस m1। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली हैंग किया जाता है स्ट्रिंग के साथ तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। जहां पे वेट इसका W1 कह देता हूं क्योंकि मैस जो 1 था, और उसके रिएक्शन में
जहां पे वर्टिकली अपवर्ड अलोंग द स्ट्रिंग एक फोर्स लगती है जिसको टेंशन कहते हैं। यार मुझे बड़ी टेंशन है, ये वो वाली टेंशन नहीं है। ये कौन सी है? टेंशन की डेफिनेशन सुन लें। When an object is hanged vertically with the help of inextensible string, then weight of the object acts vertically downward while there is a force that acts vertically upward along the string. That force is called tension. Tension is a force and its unit will be Newton. Weight का unit भी Newton है। वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी। यहाँ M1 है तो हमने यहाँ 1 लिखा और इसको W1 कह दिया। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट भी वर्टिकली हैंग्ड है, किसके साथ? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ। तो इसके ऊपर भी दो फोर्सेस लगेंगी। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड W इज इक्वल टू एम जी होता है। जहां पे M2 है तो यहां भी 2 लिख देते हैं और यहां भी 2 लिख देते हैं। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और टेंशन इन द स्ट्रिंग हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगती है और वो वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड। चूंकि स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए इस पोर्शन में भी टेंशन और इस पोर्शन में लगने वाली टेंशन इक्वल होगी। हम एक ही टेंशन फाइंड करेंगे। चूंकि फुल्ली फ्रिक्शनलेस है, इसलिए ये बॉडी जितना नीचे जाएगी, जितनी तेजी से, उतनी तेजी के साथ ये ऊपर जाएगी। तो यहां पे इस बॉडी का एक्सेलरेशन और इस बॉडी का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। हम एक्सेलरेशन भी एक दफा फाइंड करेंगे। फाइंड क्या करना है? पहले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होता है? जब नेट फोर्स लगती है। नेट फोर्स कैसे देखते हैं? हमें नंबर ऑफ फोर्सेस का पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ फोर्सेस का पहले पता लगाते हैं। हम देखते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। क्यों? कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ है कि नेट फोर्स का होना जरूरी है। तो पहले क्या फाइंड करनी है? नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे आती है? हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि पहले पता लगाते हैं कि नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी है। नंबर ऑफ फोर्सेस के बाद हम नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। जहां पे हम पहले फाइंड करते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। क्या फाइंड करना है जी? फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए बॉडी पे फोर्सेस देखते हैं। नंबर 1 फोर्स, इट्स वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट है W1 M1G एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने लिखा नहीं है, आपने लिखना है। मैंने एरो डाल दी है स्पेस की कमी की वजह से। नंबर 2, इसके ऊपर फोर्स लग रही है टेंशन इन द स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड। दो फोर्सेस का पता तो चल गया। अब इस पे देखते हैं फोर्सेस क्या आना है जी? फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। बी बॉडी पे देखते हैं। बी बॉडी के ऊपर भी दो फोर्सेस लग रही हैं। पहली फोर्स, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। वेट है बॉडी बी का M2G, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है इस बॉडी के ऊपर? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो दूसरी फोर्स है टेंशन इन द स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड। देख लें, जहां पे मैंने वेट के साथ W1 लिखा, जहां वेट के साथ W2 लिखा, मैंने टेंशन के साथ 1 और 2 नहीं लिखा। क्यों? इसलिए कि टेंशन तो भाई दोनों की सेम ही होगी, दोनों साइड्स पे। दोनों स्ट्रिंग के सेगमेंट के ऊपर टेंशन सेम होगी। क्योंकि मैस डिफरेंट था तो वेट भी डिफरेंट है, इसलिए उनके साथ मैंने 1 और 2 लगाया, लेकिन टेंशन के साथ मैंने 1 और 2 नहीं लगाया। फाइंड क्या करना था? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज फाइंड करने के लिए
किस चीज की जरूरत होती है? नेट फोर्स की। नेट फोर्स निकालते हैं हम बॉडी ए के ऊपर। नेट फोर्स किसके ऊपर? बॉडी ए के ऊपर। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए निकालते हैं जी। कैसे नेट फोर्स निकाली जाती है? बड़ी फोर्स से छोटी फोर्स को माइनस किया जाता है। तो बॉडी ए के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दो, वेट और टेंशन। ये बड़ी है कि ये बड़ी है? फैसला कैसे होगा? जब हम इसको वर्टिकली हैंग करके छोड़ेंगे तो बताएं बॉडी ए कहां जाएगी? ऊपर के नीचे? इसका मैस ज्यादा है इससे। बॉडी ए नीचे जाएगी, तो इसका मतलब है कि द फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो यहां फोर्स ज्यादा कौन सी है? वेट की। तो नेट फोर्स जो होगी वो बड़ी फोर्स में से, वेट में से छोटे वाली फोर्स निकालेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। जहां पे हम एम ए लगाएंगे, यहां पे 1 लगा देंगे क्योंकि ये फर्स्ट की फोर्स है, फर्स्ट बॉडी की। वेट क्या है? m1g माइनस टेंशन t। ये बात हो गई क्लियर? अब सवाल आता है कि सर आपने m के साथ 1 लगा दिया, a के साथ नहीं लगाया। मैंने कहा था कि पुली फ्रिक्शनलेस है, जो एक्सेलरेशन यहां होगा वही एक्सेलरेशन यहां होगा। ए के साथ 1 और 2 लगाने की जरूरत नहीं है। यहां नेट फोर्स देखते हैं जी। नेट फोर्स किसके ऊपर? बॉडी बी के ऊपर जी। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? बड़ी फोर्स से छोटी फोर्स को माइनस करते हैं। तो इस केस में बड़ी फोर्स कौन सी है? वही बड़ी फोर्स होगी जिसकी डायरेक्शन में मोशन ने होना है। देखते हैं जी। ये जब नीचे मूव करेगी तो ये कहां मूव करेगी? ऊपर। इसका मतलब है इस केस में टेंशन ज्यादा है, तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए मुझे बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करना होगा। देखते हैं नेट फोर्स होती है m में, यहां 2 लगा देंगे और टेंशन T है और W क्या होगा? m2g। एक नेट फोर्स की ये आ गई डेरिवेशन और दूसरी नेट फोर्स की ये आ गई डेरिवेशन। मैंने A के साथ ना यहां 1 लिखा है ना यहां 2 लिखा है। इसको मैं अगर कह दूं इक्वेशन 1 और इसको कह दूं इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, आगे जगह नहीं है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, और ये इक्वेशन 1 है। हमने फाइंड करनी थी नेट फोर्स, निकाल लिया। अब नेट फोर्स है ये बॉडी ए के ऊपर और ये है नेट फोर्स बॉडी बी के ऊपर। टोटल सिस्टम के ऊपर कितनी नेट फोर्स लग रही है? एक्सेलरेशन तो हमने पूरे सिस्टम का देखना है। दोनों नेट फोर्सेस को ऐड करेंगे तो देखते हैं टू फाइंड एक्सेलरेशन इन बॉडीज वी ऐड क्या चीज? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 देखें कौन सी है, ऐड करना है जी, मैं लिख नहीं रहा। इक्वेशन 1 है m1a इज इक्वल टू m1g और माइनस t। ये इक्वेशन 1 है। इसमें मैंने ऐड करना है इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 क्या है? m2, देखें m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g, t माइनस m2g, दोनों को ऐड करना है। जब ऐड करेंगे दोनों को तो ये t से t तो कट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस, यहां माइनस का साइन था, m2g। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद आया। इसको जूम करें, देखें जरा कैसे आएगा। इसको देखें, देख लिया और नोट भी करें। इसको जूम करेंगे आप, नोट करेंगे बार बार। इन दोनों में कॉमन ए आया। मैंने कहा था शुरू में कि सिस्टम का एक्सेलरेशन दोनों बॉडीज का सेम होगा, कॉमन है। तो ए कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी कौन बचेगी? m1 प्लस m2। लो जी, यहां g कॉमन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये कहां से आ गया? वेट की वजह से। बॉडीज हैंग डाउन वर्टिकली,
अर्थ अट्रैक्ट कर रही है इनको, तो यहां क्या बनेगा, m1 माइनस m2 और g को ले लेते हैं कॉमन, g कॉमन आ गया। लो एक्सेलरेशन बताएं भाई, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या होगा बताएं तो जरा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये डिवाइड हो गए इनटू g, g तो पहले से है, g एक्सेलरेशन आ गया। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज hanging vertically with the help of inextensible string and the string is passing over frictionless pulley। इस अरेंजमेंट को कहते हैं एटवुड मशीन। क्या कहते हैं, एटवुड्स मशीन, इंजीनियर का नाम है एटवुड। एटवुड मशीन से हम जी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखें यहां से जी की वैल्यू फाइंड हो सकती है, अगर ये उधर जाके ऊपर चला जाए और वो नीचे चला जाए। जी की वैल्यू का क्या फार्मूला होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। इधर ए था, ए के साथ कौन आके मल्टीप्लाई हुआ, ए एंड पे लिख लेते हैं बेशक, ये इधर जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा m1 प्लस m2, जबकि वो नीचे चला जाएगा m1 माइनस m2। किस साइड पे लेके गए हैं इसको, ए वाली साइड पे। ये है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। प्रैक्टिकल में हम इसको यूज करके जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन इन द बॉडीज आ गया। अब हमने फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड कर दें तो टेंशन आ जाएगी। देखते हैं जी टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे आएगा। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, m1g माइनस टी, इक्वेशन 2 m2a इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन थी जी, t माइनस m2g, t माइनस m2g। a से a कट जाएगा, लो जी कट गया। बच्चे t से t कटा देते हैं, नहीं भाई t से t नहीं कटाना, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। तो इस ये इक्वेशन बन जाएगी m1 ओवर m2 इज इक्वल टू m1g माइनस टी और t माइनस m2g, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा आंसर, यहां पे करने लगा हूं। m1 मल्टीप्लाई होगा t माइनस m2g से, इसी तरह m2 मल्टीप्लाई होगा m1g माइनस t से। इनकी मल्टीप्लिकेशन मैं यहां कर देता हूं उस साइड के ऊपर, m1 को मल्टीप्लाई करूंगा t से, m1t हो जाएगा। देखें इस साइड पे, इसको फॉर द टाइम बीइंग आप ऊपर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन। m1t, m1t टेंशन कैपिटल T लिखना है, स्मॉल t किया तो वो टाइम बन जाना है, मल्टीप्लाई होना है इसके साथ m1 m2g, माइनस का साइन आना है, ध्यान रखिएगा, माइनस m1 m2g इज इक्वल टू, अब m2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखें जी m1 m2g हो जाएगा। ये मैं सीक्वेंस में लिखता हूं, इसको m2 m1g भी लिखा जा सकता है, मैं सीक्वेंस में m1 पहले लिखूंगा, m1 m2g, ठीक हो गया, m1 m2g, ये माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस m2g, जहां पे m2g आ गया, ओके हो गया। नोट करते जाए मेरे साथ साथ। टेंशन फाइंड करनी है तो टेंशन में जहां जहां इन्वॉल्व है उसको इकट्ठा कर लें, और जहां मैसेज इन्वॉल्व हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा कर लें। तो देखें ये m1t, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस m2g, m2t है, t इज इक्वल टू, जहां पे पहले से मौजूद था m1 m2g, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, बिल्कुल यहां माइनस था, m1 m2g, इनमें से t को कॉमन ले लें। फिर याद करें मैंने कहा था कि टेंशन दोनों सेगमेंट्स के ऊपर
सेम रहेगी, कॉमन ले रहा हूं। एक्सेलरेशन के बारे में मैंने प्रेडिक्शन की थी कि एक्सेलरेशन सेम रहेगा, तो यहां मैंने एक्सेलरेशन कॉमन लिया था। अब यहां टेंशन को कॉमन लेते हैं, फोकस करेंगे। टेंशन कॉमन आ गई, ये बन जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ऐड करने से ये दो हो जाएंगे m1 m2g। क्लियर हो गया। हमने टेंशन फाइंड करनी थी, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ज़रा खूबसूरत करके लिखते हैं इसको, g चूँकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये t का फार्मूला डिराइव हो गया। हमने एक्सेलरेशन इन बॉडीज फाइंड करना था, फाइंड कर लिया। हमने टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करना था, कर लिया। ये वाला टेंशन का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि न्यूमेरिकल में जब हम यूज़ करें तो इजी हो जाए। इसको मैंने इरेज करना है, ये नोट कर लें। टेंशन का फार्मूला जी, इसको सॉल्व करने से जो फार्मूला आता है इन द एंड, वो आता है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 और g। ये टेंशन का फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे डिवाइड करके ये फार्मूला लिख दिया गया है। मैंने इसकी डेरिवेशन करके आपको दे दी। तो अब चलते हैं हम इसी केस के न्यूमेरिकल की तरफ। देखें जी 3.6 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का, 2 masses of 52 kg and 48 kg, दो masses are attached to the ends of a spring that passes over a frictionless pulley। बिल्कुल यही केस है। देखें जी, ये केस है। 2 masses m1 और m2 are attached to 2 ends of inextensible string and string is passing over frictionless pulley। m1 ग्रेटर है, हमने सपोज किया हुआ था। तो जो न्यूमेरिकल है उसमें m1 जो है वो कितने केजी का है, 52 केजी का। m1 यहाँ 52 केजी और यहाँ पे 48 केजी m2। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। m1 ज्यादा वाला m1 है, अगर कम वाला m1 कर देंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाएगी। m1 m2 कितना है, 48 केजी, 48 केजी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू न्यूमेरिकल में हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी ले रहे हैं। हमने एक्सेलरेशन इन द बॉडीज फाइंड करना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करनी है। डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं जी। देखें, ये हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला डिराइव किया है। इस केस में स्पेशली केस का ख्याल रखना है, जब बॉडीज हैंग हो रही हैं तो एक्सेलरेशन का फार्मूला यहां लिख देते हैं यहीं से। वी नो फॉर दिस केस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, g के साथ। g को हम साइड पे लिख लेते हैं। g वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। m1 कितनी है, 52, m2 है 48, m1 है 52, ऊपर माइनस हो रहे हैं और नीचे ऐड हो रहे हैं 48, और g की वैल्यू है 10। सॉल्व करते हैं, ये 4 आंसर आएगा और नीचे 100 आएगा। मल्टीप्लाइड बाय 10 हो रहा है, 40 ओवर 100 होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक काम तो हो गया। अब हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करनी है, तो टेंशन का फार्मूला डायरेक्ट वहां लिखते हैं और वैल्यूज फाइंड करते हैं। टेंशन का फार्मूला क्या है, टेंशन का फार्मूला देख लें जी। ये टेंशन का फार्मूला हमने डिराइव किया था। टेंशन का फार्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, T इज इक्वल टू 2m1 m2, 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2 और g मल्टीप्लाई हो रहा है।
वैल्यूज पुट करते हैं। टेंशन 2 की जगह 2, M1 कितना है 52, ज्यादा है 52, M2 है 48 और M1 52, M2 48 और G मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन की जगह मैंने स्टार लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन 10। सॉल्व करते हैं जी, ऊपर वाली वैल्यूज 2 मल्टीप्लाइड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 10। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टेंशन के लिए ऊपर की वैल्यू क्या आएगी 49920। मल्टीप्लाई करके देख लें, डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करें 100। जब डिवाइड करेंगे तो 499.2 आंसर आएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 500 न्यूटन के। तो इस तरह हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया और टेंशन भी फाइंड कर लिया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, नोट कर लें, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऐसा ही एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करनी है केस नंबर 2 के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।